हेलो दोस्तों, इसी लेक्चर सीखने की सीरीज में ये है हमारा लेक्चर 2। ये जो है हमारा लेक्चर 2, ये हमारा लेक्चर 1 का सक्सेसर है। तो हम इस लेक्चर सीखने की सीरीज में हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे वो हम देखेंगे। हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या सीखा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि ओवरव्यू सीखा कि सी किसने बनाई और क्या नाम है हम लोगों का, कि सी किस लिए यूज होती थी, सी के बेनिफिट्स और सी के हम लोगों का फैक्ट्स कुछ, और हम लोगों की सी हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है। ये सब हम लोगों ने देखा। तो हम लोग अब इस लेक्चर 2 में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम इस लेक्चर 2 में बताते हैं कि क्या क्या हम लोग के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल कवर किया जाएगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो मैं इनके बारे में आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। और तो ये हमारा लेक्चर 2 है। तो हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। हमारे ब्लॉक डायग्राम में हम लोगों की बेसिकली चार चार यूनिट्स होती हैं। एक तो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इनपुट आउटपुट यूनिट जो हमारी होती है वो होती है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं मेमोरी यूनिट को। मेमोरी या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट होती है हमारी जो कि हमारी मेमोरी एलोकेट करवाती है। और ये जो है हमारी इस ब्लॉक डायग्राम में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो हमारी कंट्रोल यूनिट हमारा जो है सिग्नल्स कंट्रोल करती है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारा सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमारे कंट्रोल करती है। तो इनपुट यूनिट से हम लोग इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट यूनिट से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ये जो आप एरोस देख रहे हैं इसमें, तो ये इनके बीच का फ्लो है। तो मेमोरी यूनिट के बीच का फ्लो इसमें, ये जो है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। फिर इनसे जो आप वापस जो एरोस देख रहे हैं, तो ये इनसे इंस्ट्रक्शन पास होके मेमोरी में सेव होते। तो ये जो है हमारे मेमोरी यूनिट में सेव, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेव होते हैं। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शंस, उसके उसके बाद ये हमारे सिग्नल्स जाते हैं मेमोरी यूनिट के, उसके बाद सेव हो जाते हैं। तो और अब हम आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली हम लोग इसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो ये जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी होती क्या है? वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा जो होता है वो पावर ऑफ करने के बाद डेटा उड़ जाता है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है कि जिसमें डेटा रिटेन रहता है, परमानेंटली रिटेन रहता है। इवन जब आप पावर ऑफ कर दें तब भी हमारा डेटा इसमें रिटेन रहता है। तो जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। बट हमारी जो होती है ये प्राइमरी मेमोरी, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो और ये जो है इसमें लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो यही हमारा बेसिकली ड्रॉबैक है। और इसका फ़ायदा ये है हम लोगों का कि इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमारा बेसिकली ड्रॉबैक यही है हम लोगों का इसका, कि इसकी लो स्टोरेज कैपेसिटी है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो हम लोग अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और हम इसे जो है हार्ड डिस्क वगैरह भी बोल सकते हैं नॉर्मली। अगर हम इनफॉर्मली बोले तो फॉर्मली तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं इसे। तो ये हमारा डेटा जो है परमानेंटली जो है स्टोर करती है। तो जब जब तक कि हम लोग इसमें से डेटा डिलीट नहीं कर देते और रिमूव नहीं कर देते। तो ये जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी होती है। मैंने जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है और जो कि पावर ऑफ करने के बाद भी डेटा हम लोगों का नहीं होता। जबकि वॉलेटाइल मेमोरी जो है हमारी वो होती है बेसिकली, कि जो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है कि जैसे कि हम लोगों की पावर ऑफ करने के बाद उसमें से डेटा रिटेन नहीं रहता, यानी कि डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर नहीं रहता, डेटा उड़ जाता है। तो ये बेसिकली हम लोगों का ब्लॉक डायग्राम। और ये प्राइमरी और मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में हम लोगों का डिफ्रेंशिएशन आ जाता है एग्ज़ाम्स में, जो कि यूपीटीयू एग्ज़ाम्स में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हैं। तो कि ये हमारा आ जाता है। तो बेसिकली हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ये थोड़ी सस्ती भी होती है, यानी कि चीप भी होती है
एज कम्पेयर टू रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी। तो हम लोगों ने अभी देखा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अब हम लोग कवर करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट हमारी वो होती है जो हमारा इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो यानी कि हमने इनपुट दिया। तो जैसे कि हम इंस्ट्रक्शन किस किस चीज़ से दे सकते हैं, बेसिकली कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, बारकोड रीडर से, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनसे हम अपना इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जो देते हैं वो हम डिवाइसेस को देते हैं। तो जैसे कि इंस्ट्रक्शन हम दिया, कीबोर्ड का बटन हमने दबाया तो हमारा सिग्नल बन के जाएगा और जो कि बेसिकली ये डिवाइसेस के लिए वर्क करेगा। आउटपुट डिवाइसेस हमारी वो होती हैं जो कि कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाएं जब हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं। तो बेसिकली हम इनपुट क्या देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपने कीबोर्ड से हम लोगों ने कोई की प्रेस की, मान लीजिए हमने स्टार्ट की प्रेस की, तो स्टार्ट की अपने लैपटॉप पे हमने प्रेस की या अपने कंप्यूटर पे प्रेस की, तो हमारा बेसिकली कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इनपुट दिया और आउटपुट क्या मिला, हम लोगों का कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। तो ये हमारी बेसिकली इनपुट और आउटपुट यूनिट्स होती हैं। और आउटपुट यूनिट के एग्जांपल्स हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें। और अब हमारा अगला टॉपिक है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम बेसिकली एक टेक्निक है या फिर मेथड है जिससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्टॉल करें, अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करें तो हम बेसिकली उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि जैसे कि अगर हम फॉर्मली लिखें, जैसे कि हम लोग सी में लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और बहुत सारी चीज़ें वॉइड मेन लगा के हम लोग लिखते हैं, तो वो हमारा बेसिकली सिंटैक्स होता है। अगर हम सिंटैक्स में लिखें एल्गोरिथम को तो वो हमारा प्रोग्राम बन जाता है। तो एल्गोरिथम बेसिकली शॉर्ट प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो बेसिकली हम लोगों ने एल्गोरिथम के बारे में देखा। अब उसके बाद देखते हैं कि हम किसी एल्गोरिथम का एग्जांपल, जो कि हम लोग चाय बनाने का यानी कि मेकिंग टी का एल्गोरिथम फॉर मेकिंग टी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एग्जांपल है ऑर्गेनाइज एवरीथिंग टुगेदर। पहला स्टेप है ऑर्गेनाइज एवरीथिंग टुगेदर, यानी कि हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ, यानी कि जैसे केटल, गैस, स्टोव, जो भी है बहरहाल हम लोग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास हमने इसमें लिया कि इलेक्ट्रिक केटल, तो हम लोगों ने प्लग किया इलेक्ट्रिक केटल को। फिर सेकेंड स्टेप में हमने प्लग किया था केटल को। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कप लेते हैं, कप में टी बैग डालते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, पुट वाटर इनटू केटल, केटल में हम लोग वाटर प्योर कर देते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, हम केटल को ऑन करते हैं जिससे कि हमारा वाटर गर्म हो जाता है। और उसके बाद फिर सिक्स स्टेप में क्या करते हैं, केटल में हम लोग पानी बॉईल करने के लिए वेट करते हैं। फिर उसके बाद सेवन्थ स्टेप में जब हमारा वाटर बॉईल हो जाता है तो हम लोग उसे वाटर को कप में कर देते हैं जिसमें कि टी बैग पड़ा हुआ है, तो हमारी टी रेडी है। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि मैं इसमें डीप में नहीं जाऊँगा, जैसे कि आप लोग स्वाद अनुसार भी आप चीनी और ये सब डाल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने एल्गोरिथम देखी चाय बनाने की। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है हमारा ग्राफिकल मेथड है जो कि प्रोग्राम के कंट्रोल को शो करता है। तो शो जो करता है यानी कि जैसे कि हम देखेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे शो करता है, तो इसमें बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं यानी कि सिंबल्स होते हैं जो कि हमारा एग्जीक्यूशन को शो करते हैं, यानी कंट्रोल को शो करते हैं। जो भी एक कंट्रोल हमारा चल रहा है प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें एग्जीक्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, तो वो लोग हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है टर्मिनल। टर्मिनल में क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है और एंड होता है। तो टर्मिनल सिंबल्स क्या होता है, टर्मिनल सिंबल को हम लोग ओवल टाइप जो होता है ये कैप्सूल टाइप से डिनोट करते हैं। इसमें स्टार्ट और स्टॉप लिखते हैं। अगर हमें कोई चीज़ स्टार्ट करनी है कोई, तो हम लोग यहाँ पे ओवल जो शेप वाला है हमारे, इसके अंदर स्टार्ट लिखेंगे। अगर हमें कोई चीज़ एंड करनी है तो हम इसके अंदर एंड लिखेंगे। फिर ये जो है हमारा ये पेंटागन टाइप, पेंटागन नहीं, ये रेक्टेंगल से ऊपर वाला, ये मुझे बेसिकली शेप तो नहीं पता ये किस शेप का है। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है।
तो ये हमारा इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। फिर ये पैरेललोग्राम है, तो हम लोग बेसिकली मैथ्स में नहीं जाएंगे, हम लोग इसी में रहेंगे। तो ये बेसिकली हमारा पैरेललोग्राम है, तो हम लोग इसे इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें किसी चीज़ का इनपुट दिखाना है तो हम लोग इससे शो करते हैं, और आउटपुट दिखाना है तो भी इससे शो करते हैं। मान लो हमें स्क्रीन पे कुछ दिखाना है, मान लीजिए हमें स्क्रीन पे कोई नंबर इनपुट करवाना है, तो हम इनपुट के लिए इसे यूज़ करेंगे, इस पैरेललोग्राम को। फिर उसके बाद अगर हमें कोई प्रोसेस करवाना है, मान लीजिए जैसे कि आपको 2 नंबर ऐड करवाने हैं, तो हम 2 नंबर को ऐड करवा के एक नंबर में वैल्यू स्टोर करेंगे, तो c इज इक्वल्स टू a प्लस बी हम लोग इस प्रोसेस में, प्रोसेस वाले बॉक्स में जो कि रेक्टेंगल है हमारा, उसमें कर सकते हैं। ये हमारी फ्लो लाइन्स है। फ्लो लाइन्स शो करती है हमारी कि फ्लो किस डायरेक्शन में हमारा जा रहा है, कि जैसे कि अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये हमारा एरो जो है ये हमारी दिखाती है फ्लो को। फिर उसके बाद है डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमें किसी में डिसीजन लेना है, जैसे कि हम लोगों ने डिसीजन लिया, कि डिसीजन मांगा कंप्यूटर से कि ये नंबर ऑड है या इवन है, तो हम लोग इसे, उसके बाद अगर ट्रू होगा तो उसके बाद कंट्रोल हमारा राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में जाएगा, वो डिसाइड हो जाता है। आप जिस भी साइड पे दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, ट्रू के लिए लेफ्ट या ट्रू के लिए राइट, वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं शो। तो और ये जो है सर्कल वाला वो कनेक्टर है। कनेक्टर मीन जैसे कि आपको 2 ब्लॉक्स को कनेक्ट करना है तो वो कनेक्टर होता है। और उसके बाद हम लोग का स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग स्ट्रक्चर लैंग्वेज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग बेसिकली इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, यानी कि सब प्रोग्राम्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी कि डिवाइड करने का मतलब है हम उसे मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं, जिससे कि मॉड्यूल्स में तोड़ने के बाद हमारा टास्क बहुत सिंपल हो जाता है। मान लीजिए अगर आपको किसी कोई काम करना है, बहुत बड़ा काम है, अगर आप उसे छोटा छोटा करके करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की कुछ वो होती हैं प्रॉपर्टीज जो कि मैं बताने वाला हूँ। अब जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो हम, अगर पूरा प्रोग्राम है हमारा बहुत बड़ा, अगर हम उसे मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं तो हम लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो पूरे मॉड्यूल को फॉलो कर दे, जो छोटे छोटे मॉड्यूल मिलके बड़ा मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करें। जो अकेला मॉड्यूल है उसे पूरा का पूरा छोटे छोटे मॉड्यूल्स अगर साथ मिला दिए जाए तो पूरा का पूरा मॉड्यूल पूरा फॉलो कर रहे हैं, तो तभी हमारा प्रोग्राम सही है, वरना गलत है। और रिलायबल होना चाहिए, यानी कि वैल्यू जो, मतलब जो रिलायबल मीन्स समझ रहे होंगे आप, और इजी भी होना चाहिए, और इट कैन रीड और राइट इजीली, इजी होना चाहिए समझने में और लिखने में भी। इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ए बजट और शेड्यूल। इससे मीनिंग है बजट और शेड्यूल में कि हमारी एक मेमोरी होती है, कि पर्टिकुलर मेमोरी में हम लोग का इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, और शेड्यूल होता है, शेड्यूल हमारा टाइम होता है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, वो भी मैं समझाऊंगा आपको बेसिकली। तो ये हमारा है हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि मॉड्यूल्स में हम लोग प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को, किसी भी बड़े प्रोग्राम को हम लोग तोड़ते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हम उसके बाद हम लोग करेंगे लेक्चर 3 में कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए भूलें ना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और ये आपको लगता है कि थोड़ा भी काम का है, आई होप सो कि आपको लगा होगा, क्योंकि ये बेसिकली मैंने उन बंदों के लिए बनाया है कि जो कि जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। तो बेसिकली आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उन बंदों को शेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अगला लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।